एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर दूसरा है। एक मॉडल पेपर आपका पहुंच चुका है। ये दूसरा मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए है। नागरिक शास्त्र है। कक्षा 12 का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर दूसरा वार्षिक परीक्षा 2024 नागरिक शास्त्र। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक 100 रहेगा। सामान्य निर्देश में देखें, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म, परीक्षा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहेगा। पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के हैं। आगे देखें, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे समझने के प्रयास करेंगे। यह है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। समझिए, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो ही जाती है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 प्रश्न रहेंगे, जिनमें प्रत्येक का उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक निर्धारित है। फिर आएगा लघु उत्तरीय फर्स्ट और सेकंड करके आता है। फर्स्ट में 6 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना है। जिसमें प्रत्येक प्रश्न का अंक 5 नंबर निश्चित है। फिर लघु उत्तरीय सेकंड में 4 प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का 6 अंक निश्चित है। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, जिनका उत्तर 250 शब्दों में या 250 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का अंक 8 नंबर या 8 अंक निश्चित है। तो फिर से देखें, निर्देश एक बार पेपर मिलेगा तो पहले तो आप निर्देश पढ़ेंगे। मॉडल पेपर 2 वार्षिक परीक्षा 2024 विषय नागरिक शास्त्र। सामान्य निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 प्रश्न रहेंगे, जिनमें प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक निर्धारित हैं। लघु उत्तरीय फर्स्ट में 6 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का अंक 5 नंबर निश्चित है। लघु उत्तरीय सेकंड में 4 प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का 6 अंक निश्चित हैं। फिर उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर 250 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न का अंक 8 नंबर निश्चित है। फिर अब आ जाएं बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि आपको बताया, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? वर्ष 1971 में हुआ, वर्ष 1984 में हुआ, वर्ष 1991 में हुआ या वर्ष 1995 में हुआ? प्रश्न नंबर 1, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1971 में, 1984 में, 1991 में या 1995 में? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1971
1991 में। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। सोवियत संघ का विघटन हुआ वर्ष 1991 में। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 2 है, मुक्त व्यापार नीति का संबंध किस देश से है? मुक्त व्यापार या मुक्त व्यापार नीति या मुक्त द्वार नीति का संबंध किसे? द्वार है, द्वारा नहीं, मुक्त द्वार नीति। मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से है? तो प्रश्न नंबर 2 देखें। मुक्त द्वार नीति चीन, यूरोपीय संघ, जापान या अमेरिका? प्रश्न नंबर 2, मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से है? चीन से है, यूरोपीय संघ से है, जापान से है या अमेरिका से है? तो मुक्त द्वार नीति का संबंध है, यहाँ द्वारा नहीं पढ़ेंगे, मुक्त द्वार नीति पढ़ेंगे। तो मुक्त द्वार नीति का संबंध है चीन से। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। मुक्त द्वार नीति का संबंध चीन से है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, बांग्लादेश का गठन कब हुआ? बांग्लादेश का गठन कब हुआ? तो वर्ष 1971 में हुआ, या वर्ष 1973 में हुआ, या वर्ष 1947 में, या वर्ष 1950 में? तो बांग्लादेश का गठन कब हुआ? तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती हैं और यहाँ पर हस्तक्षेप करती हैं, और पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान रहता है, ये टूट जाता है और बांग्लादेश का निर्माण होता है मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में 1971 में। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, वर्ष 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1955 में, या वर्ष 1957 में? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1955 में, या वर्ष 1957 में? तो प्रश्न नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई है? तो यह स्थापना हुई है वर्ष 1957 में, यानी प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, वर्ष 1957 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो वर्ष 1968 में, या वर्ष 1966 में, या वर्ष 1977 में, या वर्ष 1974 में? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? मई 1974 में, मई 1974 में। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन डी, वर्ष 1974, मई 1974 में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण कब किया? प्रश्न नंबर 6, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण कब किया? तो वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2004 में, या वर्ष 1997 में?
तो देखिए ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। 3 ऑप्शन, एक सब में समानता रहेगी थोड़ी, चौथा ऑप्शन अलग करेंगे आपको भ्रमित करने के लिए। तो यहाँ पे आपको भ्रम में नहीं रहना है, आपको भ्रमित नहीं होना है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण कब किया? तो वर्ष 2002 में। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखें। वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शक्तियों में क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शक्तियों में क्या प्रभाव पड़ा? तो कमी आई शक्तियों में, बढ़ोतरी हुई शक्तियों में, कोई बदलाव नहीं हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शक्तियों में क्या प्रभाव पड़ा? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की शक्तियों में कमी आई है, वैश्वीकरण के कारण कमी आई है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखें। प्रश्न नंबर 8, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में किया गया, या 1951 में किया गया, या 1952 में किया गया, या वर्ष 1953 में? तो यहाँ पे ये 1950 है। 1950 ऑप्शन, 1953 दो बार आ गया है, तो एक 1950 कर लें इसको। 1950 में, 51 में, 52 में, या 53 में? तो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। 1953 दो बार आया था, पर एक बार को 1950 कर दें। आपको सही उत्तर बताते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो 1953 में किया गया। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, और यहाँ पे इसको 50 कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9। प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की कितनी सीटों पर मतदान हुआ? प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की कितनी सीटों पर मतदान हुआ? 364 सीटों पर मतदान हुआ, या 369 सीटों पर मतदान हुआ, या 498 सीटों पर मतदान हुआ, या 489 सीटों पर मतदान हुआ? प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की कितनी सीटों पर मतदान हुआ? तो प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की 489 सीटों पर मतदान हुआ, यानी प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 10। योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम क्या है? योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम क्या है? तो ये बहुविकल्पी प्रश्न से 10 प्रश्न आएंगे, तो जिसमें 4 विकल्प रहेंगे, सही विकल्प आपको चयन करना है। तो 10 प्रश्न ये ठोस नंबर मिलेंगे, 10 प्रश्न के 10 आपको सही करके आना है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्नों का 10वां प्रश्न है। योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम क्या है? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय आयोग, नीति आयोग, या वेतन आयोग? तो योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम है नीति आयोग। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब जैसा कि आपको बताया हूँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कम से कम 10 शब्दों में इसका उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो यहाँ पे अति लघु, लघु फर्स्ट, लघु सेकंड और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या की गई है। आप व्याख्या को ध्यान से सुनेंगे
2-3 बार सेशन को देखेंगे तो आपको प्रत्येक का उत्तर सही से याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा और हम दावा करते हैं कि आप पेपर में अच्छा करके आएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वर्ष 1951 में की गई। समझिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वर्ष 1951 में की गई। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक था। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था, जिसके लिए बांध एवं सिंचाई क्षेत्र में निवेश किया गया तथा भूमि सुधार पर बल दिया गया। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पे आ जाएं। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? प्रश्न नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? तो दूसरे प्रश्न की व्याख्या सही से सुने और आपको यहाँ बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सेशन को बार बार देखेंगे और सेशन को बार बार देखेंगे तो आप अच्छा करके आएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की व्याख्या देखें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब 1942 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1942 में भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी देखिए, आप 2-3 बार सेशन को देखेंगे ना तो हम ऐसी व्याख्या कर रहे हैं कि आपको याद ही हो जाएगा और पेपर में अच्छा करके आएंगे। तो इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया था। आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखें भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रिवी पर्स को इंदिरा गांधी द्वारा किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिवी पर्स को मतलब ये अधिकार से संबंधित है। ये जो राजाओं के, जो जमींदारों के अधिकार थे उनके अधिकार से संबंधित। तो प्रिवी पर्स को इंदिरा गांधी द्वारा किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो प्रिवी पर्स को समाप्त करने के लिए भारत का 26वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? 1971 में। 1971 में पारित किया गया। इस 26वें संविधान संशोधन के द्वारा रजवाड़ों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार क्या मतलब? प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। मोरारजी देसाई भी, ये विपक्ष में रहते हुए भी मोरारजी देसाई प्रिवी पर्स के समर्थक थे तथा इंदिरा गांधी इसके विरुद्ध थीं। प्रिवी पर्स जो समाप्त किया गया तो इंदिरा गांधी इसके विरुद्ध थीं। मोरारजी देसाई प्रिवी पर्स के समर्थक थे, यानी अधिकारों को ये मोरारजी देसाई बहाल रखना चाहते थे, जबकि इंदिरा गांधी
इन अधिकारों को समाप्त कर दिया था। कब? 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, व्याख्या हम इस तरह कर रहे हैं कि आप पेपर में अच्छा करके आएंगे। आपको व्याख्या करने के लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अगले प्रश्न पे। वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब आपातकाल की घोषणा हुई तो उस समय राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति उस समय कौन थे जब ये आपातकाल की घोषणा हुई। तो वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे और प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 प्रश्न हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 नंबर का होगा। तो अगला है सूचना के अधिकार। सूचना के अधिकार संबंधी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? सूचना के अधिकार संबंधी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना का अधिकार, उत्तर देखें, सूचना का अधिकार आंदोलन जन आंदोलन की सफलता को प्रदर्शित करता है। सूचना के अधिकार संबंधी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1990 में राजस्थान के अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में, वो पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है? भीम तहसील से हुई। 1990 में राजस्थान के पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील से हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में भी अच्छे से प्रश्न को, कोई भी प्रश्न हो तो पहले आप उसको अच्छे से समझ लें तब उत्तर पे जाएं। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया? तो उत्तर देखेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में चरमपंथियों के द्वारा एक अलग राज्य के लिए सशस्त्र विद्रोह चलाया जा रहा था। इसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, जिसके द्वारा स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों को भून दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध स्वरूप इंदिरा गांधी की जान भी चली गई थी। इंदिरा गांधी ने कहा भी था, ये जब उनके अंगरक्षक उन पर गोली चलाए तो उसके जस्ट पहले उन्होंने भाषण में कहा था, यदि मेरे शरीर का एक एक कतरा खून का देश के काम में आएगा और देश को तरक्की और प्रदान करेगा। तो ये आप समझिए ऑपरेशन ब्लू स्टार। 2 नंबर के हैं, पर मैं व्याख्या आप देख रहे होंगे, व्याख्या कम से कम 2 लाइन 3 लाइन ऐसा कर दे रहा हूँ कि आप और कुछ नहीं तो भरने के लिए आपके पास रहे, आप अच्छा सा लिख ले जाएं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, गठबंधन की राजनीति ने क्षेत्रीय दलों को उभारने में सहायता कैसे की। प्रश्न नंबर 7 है, गठबंधन की राजनीति ने क्षेत्रीय दलों को उभारने में सहायता कैसे की। तो क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन को उभारने में कैसे सहायता की है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ष 1989-90 के दौरान, के दौरान गठबंधन सरकारों का जो दौर प्रारंभ हुआ, उसने गठबंधन की राजनीति के अंतर्गत विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों एवं राजनीतिक आंदोलनों को उभारने के लिए एक मंच तैयार कर दिया। 1989-90 के दौरान गठबंधन सरकारों का जो दौर प्रारंभ हुआ, उसमें गठबंधन की राजनीति के अंतर्गत विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों एवं राजनीतिक आंदोलनों को उभारने में एक मंच तैयार कर दिया। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, वयस्क मताधिकार क्या है। वयस्क मताधिकार क्या है, तो अभी इसको देखेंगे, वयस्क मताधिकार क्या है। तो चलिए वयस्क मताधिकार के बारे में हम आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 8, वयस्क मताधिकार क्या है। तो वयस्क मताधिकार नागरिकों को प्राप्त ऐसे अधिकार जिसके अंतर्गत उन्हें एक निश्चित आयु यानी 18 वर्ष भारत में है, प्राप्त करने के बाद अपने मत के द्वारा शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसी को वयस्क मताधिकार कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, नेपाल गणतंत्र कब बना। नेपाल गणतंत्र कब बना। तो पहले नेपाल में राजतंत्र था, पर ये नेपाल वर्ष 2008 में राजतंत्र को समाप्त करने के पश्चात लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। राजतंत्र को समाप्त करने के बाद 2008 राजतंत्र को समाप्त किया गया 2008 में, और 2008 में गणतंत्र राज्य बन गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10, दक्षेस या सार्क के 2 सदस्य देशों तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। दक्षेस का दूसरा नाम है सार्क। दक्षेस या सार्क एक ही बात है कि 2 सदस्य देशों तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखना है। तो दक्षेस या सार्क के 2 सदस्य देश कौन कौन से हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। बांग्लादेश, नेपाल, भारत। यहाँ पे 2 पूछा जा रहा, तो 2 का हम आपको उत्तर बताते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भारत की राजधानी दिल्ली। तो इस तरह से सार्क के 2 सदस्य देशों को पूछा जा रहा है। तो नेपाल और ढाका पे, नेपाल और बांग्लादेश पे चले जाएंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और नेपाल की राजधानी काठमांडू। हम ये हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आपके सामने लघु उत्तरीय फर्स्ट का प्रश्न आएगा। लघु उत्तरीय फर्स्ट को देखेंगे तो ये प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी व्याख्या ही की जाएगी। 6 प्रश्न आएंगे और 6 प्रश्न की हम थोड़ी थोड़ी व्याख्या करेंगे, पर इतनी व्याख्या करेंगे कि आपको पेपर में लिखने के लिए
मिल जाएगी सामग्री। आप 2-3 बार सेशन को देखेंगे तो पेपर में अच्छा करके आएंगे। पहला प्रश्न है, एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या है, उदाहरण दीजिए। एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या है, उदाहरण दीजिए। तो भाई आप समझ लें कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। शीत युद्ध या द्विध्रुवीयता का अंत हो गया। जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच दो ध्रुवीयता थी उसका अंत हो गया। इसके बाद यूएसए यानी अमेरिका अपनी आर्थिक, सैन्य तथा सामाजिक एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के कारण विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर वैश्विक मानचित्र पर उभरा। अब उसके सामने रूस की शक्ति क्षीण हो गई थी। विश्व में कोई अन्य देश उसको टक्कर देने की स्थिति में नहीं रह गए। इस स्थिति को ही यूएसए प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व की संकल्पना की संज्ञा दी जाती है। इसके द्वारा विश्व के पटल पर आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रमुख परिवर्तन हुआ। अमेरिका द्वारा स्वीकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। निजी लाभ की अवधारणा को अधिक बल मिला तथा सार्वजनिक लाभ और राज्य की केंद्रीयता की अवधारणा पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। एक ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना से आर्थिक तानाशाही बढ़ गई, जिससे आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई और अमेरिका पूरे विश्व में सर्वेसर्वा बन गया। तो देखिए, सेशन को 2-3 बार देखेंगे, हम थोड़ी थोड़ी व्याख्या कर रहे हैं और उसके अंदर आप सेशन को देखते रहेंगे, बार बार देखेंगे तो आपके पास इतनी सामग्री हो जाएगी कि आप अच्छा सा पेपर में करके आएंगे। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद, जैसे शीत युद्ध किसके बीच चला था, अमेरिका और रूस के, तो शीत युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंध में क्या बदलाव आए। तो भारत और चीन पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पूर्व एशिया की महाशक्ति थे। भारत व चीन का प्रभाव राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक भी था। भारत और चीन के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध सीमित थे। 20वीं सदी में जब इन दोनों देशों में एक दूसरे से टकराव हुआ तो इन्हें अपनी विदेश नीति विकसित करने में कठिनाई आई। चीन के साथ भारत के संबंधों का वर्णन हम विभिन्न रूपों में कर सकते हैं। जैसे 1962 को आप ले लीजिए। 1962 के युद्ध में भारत की सैनिक पराजय का भारत चीन संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीनी नेतृत्व में परिवर्तन होने से दोनों देशों के बीच संबंधों में थोड़ा सुधार हुआ। और देखेंगे, दोनों देश संबंध सुधारने के लिए विवादित मुद्दों को त्यागने को तैयार हो गए तथा 1981 में सीमा विवाद दूर करने हेतु वार्ताओं की श्रृंखला प्रारंभ हो गई। भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव शीत युद्ध के समाप्त होने के पश्चात आया। भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव शीत युद्ध के समाप्त होने के पश्चात आया, क्योंकि इनके संबंधों का राजनीतिक के साथ साथ कूटनीतिक पहलू भी हैं तथा दोनों ही स्वयं को विश्व राजनीति में उभरती शक्ति के रूप में देखने लगे। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में
परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते किए। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जो वर्ष 2007 में बढ़कर 84 अरब डॉलर का हो गया। तो दोनों देशों के बीच अनेक मतभेदों के होने के बावजूद सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत और सैन्य स्तर पर सहयोग का कार्यक्रम जारी रहा। इससे दोनों देश एक दूसरे के करीब आए, परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी हुई, समान आर्थिक हित और समान वैश्विक सरकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों को अधिक सकारात्मक और मजबूत बनाने में सहायता मिली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न देखिए। आप प्रश्न के जो व्याख्या किया जा रहा है उसको आप 2-3 बार देखें। 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और लिखने के लिए भी आप अच्छा लिख के आएंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो आप शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ से ना करके राष्ट्र संघ से करेंगे। राष्ट्र संघ की स्थापना 1919-20 में होती है। ये पूरे विश्व में शांति कायम करने के लिए स्थापित की गई, पर कुछ कमियों की वजह से और कुछ स्वार्थी लालच की वजह से, स्वार्थी व्यक्तियों की वजह से ये संस्था विश्व में शांति कायम करने में असफल रही और 24 अक्टूबर 1939 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई विश्व में शांति के लिए, विश्व के देश, विश्व का जनजीवन, मानव जीवन शांति के साथ जी सकें और सभी राष्ट्र अपनी संप्रभुता को कायम रख सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्यों को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य विश्व युद्ध जैसी विभीषिका को भविष्य में न होने देना था। फिर आगे लिखेंगे, विश्व के विभिन्न देशों के आपसी मतभेद एवं विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाने में सहयोग करना, युद्ध होने की स्थिति में युद्ध के प्रभाव को कम करना इनकी स्थापना के उद्देश्यों में शामिल था। और इसके अतिरिक्त क्या था? विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने तथा विश्व के विभिन्न देशों को एक मंच पर लाना भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। और समस्त मानव जाति के अधिकारों का सम्मान करना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था। आखिरी में लिखेंगे, जहाँ तक हमारा विचार है पूरे विश्व में मानव समाज का कल्याण हो, विश्व के सारे देश अपनी स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता को बनाए रखें। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का स्थान बाजार ले रहा है। इस परिवर्तन के कारण का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का स्थान बाजार ले रहा है। इस परिवर्तन के कारण का विश्लेषण कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 की व्याख्या सुनेंगे। कल्याणकारी राज्य आज विश्व में
जितनी भी सरकारें हैं सब अपने को कल्याणकारी राज घोषित कर रही हैं। सब लोगों का, मानव जात का, अपने देश की जनता का कल्याण करने में जुटी हैं, ऐसा बोल रही हैं। पर इस कल्याणकारी राज का स्थान बाजार ले रहा है, उद्योग ले रहा है। औद्योगिक प्रक्रिया इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि कल्याणकारी राज के स्थान पर खुद स्थापित हो रहा है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर वर्तमान समय तक देश की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा। विभिन्न नीतियों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो या विदेशी नीति बनाने से संबंधित कोई क्षेत्र हो। सरकार आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हेतु लगातार प्रयास करती रहती है, लेकिन तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर इत्यादि के कारण निजी कंपनियां सरकार का कार्य कर रही हैं, सरकार के रूप में कार्य कर रही हैं। सरकार ने आर्थिक सुधारों हेतु कई क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए खोल दिया। इससे माल, कल्चर, कॉल सेंटर इत्यादि में वृद्धि हो रही है तथा राज्य की भूमिका में कमी हो रही है। इस प्रकार धीरे धीरे निजी क्षेत्र के विस्तार से लोक कल्याणकारी राज का स्थान बाजार ले रहा है, लोक कल्याणकारी राज का स्थान उद्योग ले रहा है, लोक कल्याणकारी राज का स्थान संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था ले रही है। तो चलिए इस तरह व्याख्या करेंगे। इसमें मान लीजिए ये लघु उत्तरीय सेकंड में आ जाता है तो थोड़ा और व्याख्या कर देना। अगर लघु उत्तरीय, पहली बात तो ये जो मॉडल पेपर में सेट किया गया है ये आपके लघु उत्तरीय फर्स्ट में आएगा। यदि मान लीजिए लघु उत्तरीय सेकंड में आता है तो आप इसी व्याख्या को थोड़ा और बढ़ा देंगे। और ये हम आपको बता रहे हैं, जितनी देर आप पेपर देने बैठेंगे उतनी देर आप लिखना ही जारी रखेंगे, उतनी देर तक आपको लिखना ही है। जितना आप पन्ना भर के आएंगे, जितना आप लिख के आएंगे, उसका आपको रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। ये नहीं कि बार बार आप कमरे के बाहर जा रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल के बाहर जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर एग्ज़ाम हॉल में जाएं और 3 घंटे 15 मिनट तक आपके हाथ बंद नहीं होने चाहिए, लिखते ही रहना है आपको, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। और इसीलिए हम कुछ न कुछ थोड़ी बहुत व्याख्या भी करते चल रहे हैं। उत्तर तो बता ही रहे हैं, पर जो प्रश्नों की व्याख्या आवश्यक देख रहे हैं उन प्रश्नों की हम व्याख्या कर रहे हैं। और आप जो प्रश्न आपके इस मॉडल पेपर में जा रहा है, हमारी व्याख्या को 2-3 बार सुने, देखें, समझें और इन प्रश्नों को आप किताब से भी अच्छी तरह तैयार करें। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है तो इस व्याख्या को सुनें और किताब से भी अपनी तैयारी को धार दें, तैयार करें। प्रश्न नंबर 5 है, पंचशील के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इससे चीन और भारत के बीच संबंधों को कैसे आगे बढ़ाया। प्रश्न समझें। पंचशील के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इसने चीन और भारत के बीच संबंधों को कैसे आगे बढ़ाया। तो पंचशील सिद्धांतों के समर्थक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की वैदेशिक नीति को पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित किया। उनके द्वारा निर्मित पंचशील के सिद्धांतों का संसार के अधिकांश देशों ने स्वागत किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो पंचशील सिद्धांत दिया उसको विश्व के अधिकांश देशों ने माना, स्वागत किया।
और उस पर अमल करने के बारे में विचार भी किया। ये पंचशील सिद्धांतों के बारे में क्या है, इसको देखें। इसको हम निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा ही आप लिखते जाना, लिखना कम नहीं होना चाहिए। 100 नंबर का पेपर है, 10 बहुविकल्पी हैं और आपको सब लिखना ही है, तो आपके हाथ बंद नहीं होने चाहिए। तो चलिए, पंचशील सिद्धांतों को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। समस्त राष्ट्र परस्पर राजसत्ता का आदर करें और किसी देश की भौगोलिक सीमाओं का उल्लंघन ना करें। दूसरा सिद्धांत, कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण ना करे तथा पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाए। कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे। समस्त राष्ट्र एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करें तथा पारस्परिक हित पूर्ति में सहयोग दें। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत का सभी राष्ट्र आदर करें, पालन करें तथा मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करें। पंचशील शब्द का भारत ने सर्वप्रथम प्रयोग उस समय किया था, कब? जब भारत और साम्यवादी चीन के बीच तिब्बत के प्रश्न पर संधि हुई। वर्ष 1955 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने भारत आने पर इस सिद्धांत का समर्थन किया, परंतु शीघ्र ही इसका उल्लंघन कर भारत की उत्तरी सीमा पर आक्रमण कर दिया। वास्तव में पंचशील एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा विश्व को विनाश से बचाया जा सकता है। विश्व के अनेक देशों ने पंचशील सिद्धांतों की प्रशंसा की है तथा इनमें विश्वास प्रकट किया है और इस पर एक दूसरे के भावनाओं का आदर करने का भी प्रण किया है, एक दूसरे के भावनाओं का आदर करने में, सहयोग करने में रुचि दिखाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति से क्या अभिप्राय है? विभिन्न राज्यों में हुए राजनीतिक गठबंधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, गठबंधन की राजनीति से क्या अभिप्राय है? विभिन्न राज्यों में हुए राजनीतिक गठबंधनों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। अगला प्रश्न है, गठबंधन की राजनीति से क्या अभिप्राय है? विभिन्न राज्यों में हुए राजनीतिक गठबंधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो भारत में गठबंधन की राजनीति पर आपको अपने विचार देने हैं। तो जब कोई दल लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त ना कर सकने के कारण सरकार बनाने में असफल रहता है, तब वह दल अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाता है। इसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं, गठबंधन राजनीति कहते हैं। गठबंधन से तात्पर्य उस स्थिति से जब आम चुनाव से पहले या चुनाव के बाद एक से अधिक दलों द्वारा आपसी सर्वसहमति से एक ये साझा कार्यक्रम तैयार कर लिया जाता है। भारत में गठबंधन युग की शुरुआत 1989 से हुई। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई तथा इन चुनावों में जनता दल
एवं अन्य क्षेत्रीय दलों ने स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण आपस में मिलकर एक राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण कर लिया। राष्ट्रीय मोर्चे ने भारतीय जनता पार्टी एवं वाम मोर्चा के समर्थन द्वारा गठबंधन की सरकार बनाई। 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था द्वारा कांग्रेस के एक छत्रराज को चुनौती दी गई, परंतु इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर पुनः अपना वर्चस्व स्थापित किया। 1990 के दशक में कांग्रेस की हार के पश्चात दलीय व्यवस्था में उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। 1989-90 के मध्य गठबंधन सरकारों का जो दौर प्रारंभ हुआ, उसने गठबंधन की राजनीति के अंतर्गत विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों एवं राजनीतिक आंदोलनों को उभारने के लिए एक मंच प्रदान किया। 1990 के दशक में दलित व पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों ने अपनी क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ गठबंधन सरकारों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। क्षेत्रीय दलों के गठबंधन को अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु उपयोग किया गया। जिस प्रकार वर्ष 1989 में इन दलों ने राष्ट्रीय मोर्चे में अपना सहयोग दिया, उसी प्रकार 1996 में पुनः इन क्षेत्रीय दलों ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के हेतु संयुक्त मोर्चे को भी अपना समर्थन दिया। इस प्रकार ये गठबंधन राजनीति के बारे में आप समझें। अब लघु उत्तरीय सेकंड में आ जाएं। लघु उत्तरीय सेकंड देखें भाई, लघु उत्तरीय सेकंड में है पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, वर्ष 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो वर्ष 1971 के चुनाव में मिली अप्रत्याशित सफलता तथा भारत पाक युद्ध के फलस्वरूप बांग्लादेश के उदय ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को ऊंचाइयों की बुलंदी पर पहुंचा दिया। वर्ष 1972 के प्रांतीय चुनाव में उनकी पार्टी ने विजय का परचम लहराया और इसके साथ ही वह समाज के विभिन्न वर्गों, गरीबों एवं वंचितों की मसीहा एवं एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी नेता के रूप में देश के राष्ट्रीय पटल पर छा गईं। प्रधानमंत्री के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने वाली उपलब्धियां कारक को इस प्रकार हम गिना सकते हैं किस कारण से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकप्रियता हासिल की। जैसे नंबर डाल दें। नंबर 1, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देश के बढ़ते बैंककारी क्रियाकलापों को नियंत्रित करने और काले धन को सफ़ेद करने के क्रियाकलापों पर अंकुश लगाने के लिए इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। उनके इस कार्य को जनता का खूब समर्थन मिला। दूसरी हेडिंग डाल दें, गरीबी हटाओ कार्यक्रम। इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा वंचित वर्ग के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। विशेष रूप से भूमिहीन, श्रमिकों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों तथा बेरोजगार युवकों में उनका जनाधार बढ़ा। फिर हेडिंग डाल दें, 26वां संविधान संशोधन। 1971 का 26वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो जमींदार थे, रजवाड़े थे, उनके जो मूलभूत अधिकार थे, जो विशेषाधिकार थे, उन विशेषाधिकार को 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने रोक लगा दी और इससे जनता के बीच में लोकप्रिय हुई। चौथी हेडिंग डाल दें, भूमि सुधार कार्यक्रम। इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण वर्ष 1960-61 की रिपोर्ट को देखा, जिसके अनुसार 80 लाख से अधिक लोग भूमिहीन, कृषि
दास बने हुए हैं, तो उन्होंने भूमि सुधार को अपनी वरीयता में रखा। देश में बड़ी संख्या में लोग भूमि के असमान वितरण से प्रभावित थे। इंदिरा गांधी के इस प्रयास से बड़ी संख्या में मतदाता उनके पक्ष में आ गए। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 2 देखें। आपातकाल के पश्चात शाह आयोग के गठन के कारणों तथा उसके रिपोर्ट की समीक्षा कीजिए। तो आपातकाल के पश्चात शाह आयोग के गठन के कारणों तथा उसकी रिपोर्ट की समीक्षा कीजिए। तो आपातकाल के पश्चात हुए सत्ता में आम चुनाव के विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा गठित जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई, जिसके प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई ही हैं। उन्होंने आपातकाल के औचित्य तथा उस पर जो कारनामे हुए, उस दौरान अत्याचार हुआ, उसकी जांच के लिए शाह आयोग का गठन कर दिया। जनता पार्टी सरकार द्वारा शाह आयोग की नियुक्ति के निम्नलिखित कारण थे। 1977 में जनता पार्टी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री J.C. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया। इस आयोग को 25 जून 1975 में घोषित आपातकाल के दौरान किए गए सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच हेतु गठित किया गया था। इस आयोग में साक्ष्यों की जांच एवं हजारों लोगों के बयानों को भी दर्ज किया गया। शाह आयोग ने आपातकाल के दौरान हुए अत्याचारों की पुष्टि अंतरिम रिपोर्टों में की तथा तीसरी एवं अंतिम रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई सिफारिशों, पर्यवेक्षणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया। शाह आयोग की रिपोर्ट को विचार के लिए संसद में भी रखा गया। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में बताया, आपातकाल के दौरान अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। लोगों के अधिकारों एवं प्रेस की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाई गई। सरकारी अधिकारियों ने अपने पद एवं शक्ति का दुरुपयोग किया। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, ताड़ी विरोध आंदोलन क्या था? ताड़ी विरोध आंदोलन क्या था? ये ताड़ी विरोध आंदोलन ये किस राज्य से संबंधित है? ताड़ी विरोध आंदोलन क्या था और किस राज्य से संबंधित है? तीसरा प्रश्न, तो ये आंदोलन 70-80 के दशक में आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा अपने क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए किया। वर्ष 1992 में आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का ये संघर्ष सरकार एवं शराब माफिया दोनों के विरुद्ध था। ताड़ी से सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्त होने के कारण इस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती थे। ताड़ी व्यवसाय के परिणाम स्वरूप राजनीति तथा अपराध का एकीकरण हो गया। 1990 के आरंभिक दौर में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के दुबरगंटा गांव में चल रहे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की कक्षाओं में महिलाओं ने पुरुषों की शराब की आदत की चर्चा के विषय में शराबबंदी के मुद्दे को उठाया। ताड़ी और शराब विरोधी आंदोलन में लगभग 5000 गांवों की महिलाओं ने हिस्सा लिया। आंदोलनकर्ताओं ने शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने के संदर्भ में जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप नेल्लौर जिले में ताड़ी की नीलामी 17 बार रद्द की गई। नेल्लौर जिले में प्रारंभ हुआ यह आंदोलन बाद में पूरे राज्य में फैल गया। महिला आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए संविधान के 73वें
एवं 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय निकाय में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब हम चलते हैं लघु उत्तरीय द्वितीय श्रेणी के चौथे प्रश्न पर। ये लघु उत्तरीय द्वितीय श्रेणी का जो नंबर मिल रहे हैं आपको, एक प्रश्न के 6 नंबर। लघु उत्तरीय द्वितीय श्रेणी के 1 नंबर के 6, एक प्रश्न के 6 नंबर मिल रहे हैं। ये 3 प्रश्न हो गए। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? क्या ये क्षेत्रीय असंतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो क्षेत्रीय या क्षेत्रवाद जब राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर विभिन्न वर्ग अपने धर्म, भाषा, क्षेत्र अथवा राज्य के हितों को प्राथमिकता देने लगे, अपनी स्थानीय उपयोगिता को गिनाने लगे, अपने स्थानीय लोगों के महत्व को ध्यान में रखने लगे, तो ये स्थिति कहलाती है क्षेत्रवाद। भारत एक विविधता पूर्ण लोकतांत्रिक देश है। इसमें क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की अनुमति है। साथ ही यहाँ क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान भी दिया जाता है। हालांकि कभी कभी क्षेत्रों को नीति निर्माण में उपेक्षित कर दिया जाता है, तो इससे क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरने लगती हैं। क्षेत्र विशेष के लोग अपने हितों को लेकर अधिक सजग हो जाते हैं और अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति को संरक्षित रखने और विकास करने के लिए मांग करने लगते हैं। यह स्थिति क्षेत्रवाद को जन्म देती है। जब एक राष्ट्र विविधताओं का सम्मान करते हुए राष्ट्र की एकता को बनाए रखना चाहता है, तो वहाँ क्षेत्रीय अधिकारों और अलग अस्तित्व को लेकर संघर्ष होने लगता है। क्षेत्रीय असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारणों में क्षेत्रीय असंतुलन विभिन्न भौगोलिक कारणों से होता है, जिसमें ये विभिन्न कारण कौन से हैं? जनसंख्या घनत्व, शिक्षा, भाषा, धन, औद्योगिक विकास उत्तरदायी होते हैं। इन कारणों से क्षेत्रीय असंतुलन होता है, लेकिन इस क्षेत्रीय असंतुलन को धर्म, जाति, भाषा की कसौटी पर रखकर स्वयं को दूसरे क्षेत्रों से तुलना की जाती है, जिससे क्षेत्रवाद का जन्म होता है। इस तरह इसकी व्याख्या करेंगे। पहले बता दिया हूँ, अगर आपके पास समय रहेगा तो थोड़ा बढ़ा के, कम समय है तो प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्न करने हैं। अगला प्रश्न पे आ जाएं। अगला है, भारत पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं ये 8 नंबर के प्रश्न होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 नंबर के होंगे, तो इसको थोड़ा विस्तार से आपको करना है। तो इसमें थोड़ा हम आपको बताते हैं और आप किताब से जाके देखें, किताब में देखें, पढ़ें, समझें। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो लिखना चालू करेंगे। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी दक्षिण एशिया में तनाव और संघर्ष की स्थिति समाप्त नहीं हुई। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है, इसलिए इन संघर्षों में अधिकांश संघर्षों का संबंध भारत से है। भारत के सभी संघर्षों में भारत पाकिस्तान का संघर्ष एक प्रमुख संघर्ष है। देश के विभाजन के लिए कश्मीर समस्या को लेकर बार बार विवाद होता रहता है। 1947-48 में दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप कश्मीर का 2 भागों में विभाजन हो गया, जिसमें एक हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर POK और दूसरा हिस्सा भारत के प्रांत के रूप में जम्मू कश्मीर बना। दोनों के मध्य एक नियंत्रण सीमा रेखा स्थित है। इस युद्ध के कुछ वर्षों के पश्चात ही वर्ष 1965 में दूसरा तथा वर्ष 1971 में तीसरा भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। इसके बावजूद भी कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझा।
भारत और पाकिस्तान के मध्य सियाचिन ग्लेशियर, हथियारों की प्रतिस्पर्धा एवं सामरिक महत्व के मुद्दों पर हमेशा तनाव की स्थिति बनी रही। दोनों देशों ने परमाणु हथियारों और इन हथियारों को एक दूसरे पर हमला करने की धमकी दिखाते रहे। दोनों देश के मध्य हथियारों को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए, जिसमें भारत ने जहां पोखरण में तो कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया। इसके पश्चात दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने की संभावना कम हो गई। भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव का कारण है। भारत पाकिस्तान निम्न तथ्यों पर व्यक्त करता है, जिसमें भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार बोल सकते हैं, इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। भारत सरकार के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने गुप्त रूप से हिंसा की रणनीति जारी रखी। पाकिस्तानी कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, प्रशिक्षण और धन उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त भारत पर आतंकी हमले करने के लिए उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता है। भारत सरकार के अनुसार पाकिस्तान ने वर्ष 1985 से 95 के दौरान पंजाब के खालिस्तानी समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोला बारूद दिया था। भारत का ये आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में सम्मिलित रहती है तथा यह कार्य बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त स्थानों से करती है। समय समय पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आवाज़ उठाती रहती हैं। कभी शिमला सम्मेलन तो कभी ताशकंद सम्मेलन। दोनों मुद्दों पे किसी मुद्दे पे पाकिस्तान आवाज़ उठाता है तो भारत दूसरे मुद्दे पर उसकी चर्चा की बात करता है। जम्मू कश्मीर को लेकर, पंजाब को लेकर, पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर आपसी तनाव दोनों में व्याप्त रहता है। ये प्रश्न करना है अथवा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत में जैसा कि 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। तो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और इसी को हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आशय ऐसे प्राप्त अधिकारों से है जिसमें 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति वोट दे सकते हैं। भारत में 61वें संविधान संशोधन में मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर इधर 61वां संविधान संशोधन और इधर 21 वर्ष, 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वयस्क मताधिकार के अंतर्गत पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी समान रूप से अधिकार प्राप्त हुआ मत देने का। महिलाओं को भी अपने पसंद के अनुरूप योग्य उम्मीदवारों को चुनने का अधिकार प्राप्त हो गया। वयस्क मताधिकार के पक्ष में आप विभिन्न रूप में तर्क दे सकते हैं, जैसे शासन में भाग लेने का अधिकार। मत का अधिकार मिलने से व्यक्ति शासन के कार्यों में भाग लेते हैं, जिससे राष्ट्र को मजबूती मिलती है। विकास के समान अवसर प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलता है तथा यह लोकतंत्र की वास्तविक अभिव्यक्ति है। राजनीतिक शिक्षा वयस्क मताधिकार के द्वारा मिलती है। लोगों के अंदर जो भेदभाव की व्यवस्था पनपती है तानाशाही में, वो वयस्क मताधिकार के द्वारा समाप्त होती है। लोकतंत्र का आधार है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा ही वहाँ की जनता की इच्छाओं को, वहाँ की जनता के मतों को एवं मतदाताओं के बारे में जान सकते हैं। फिर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व वयस्क मताधिकार के द्वारा
प्रत्येक व्यक्ति को एक मत एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत पर वोटिंग होती है और जिससे अल्पसंख्यकों को भी पूर्ण प्रतिनिधित्व मिलता है। दोष क्या है इसमें? मताधिकार का दुरुपयोग, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े उद्योगपति अज्ञान अशिक्षित जनता के मतों को खरीद लेते हैं और उनके मतों का दुरुपयोग करते हैं। अयोग्य व्यक्तियों का चुनाव संभव हो जाता है। हम वयस्क मताधिकार के माध्यम से शिक्षा को योग्यता का आधार माना नहीं जाता और कभी कभी मूर्ख अयोग्य व्यक्ति शासन सत्ता में पहुंच जाते हैं। रूढ़वादिता को बढ़ावा मिलता है। ये एक प्रथा चल जाती है कि ये हमारी जात का है, हमारे धर्म का है, ये हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास करेगा, इस पर विचार करते हैं और वो एक निश्चित ढर्रे पे ही अपने मत का प्रयोग करते हैं। वोटों की खरीद बिक्री, जब मतदान का समय होता है तो बड़ी बड़ी पार्टियां वोटों की खरीद बिक्री करती हैं। यही नहीं, वोटिंग होने के बाद जब सरकार बनाने की बारी आती है, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वो वोट को खरीद कर अपने विधायकों को और सांसदों को खरीद कर अपनी सरकार बना लेते हैं। निर्वाचन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अभी आप देखें, वोटिंग मशीन में बार बार उंगली उठ रही है कि वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है और चुनाव धांधली में गड़बड़ी है। वहाँ पे चुनाव में धांधली करते हैं, वोटिंग मशीन में धांधली करते हैं और इसके द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो स्वरूप होना चाहिए वो स्वरूप नहीं हो पाता है और इसका दुरुपयोग हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न्यायपालिका तथा सरकार के बीच संघर्ष की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न्यायपालिका और सरकार के बीच संघर्ष की व्याख्या कीजिए। वर्ष 1970 के दशक से पूर्व ही सरकार और शासक दल के न्यायपालिका के साथ गहरे मतभेद पैदा हुए। इन मतभेदों के कई कारण हैं जो हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस पर विचार कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नंबर 1 ऐसा लिखेंगे, नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के कुछ कार्यों को देश के संविधान के विरुद्ध बताया। दूसरी ओर कांग्रेस न्यायालय के निर्णय को संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध मान रही थी। संसद को मौलिक अधिकारों में कमी करने का अधिकार है या नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मानना था संसद को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा मतभेद का कारण क्या मतभेद हुआ? कांग्रेस ने न्यायालय पर यह आरोप लगाया कि उसका दृष्टिकोण प्रगतिशील नहीं है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। क्या संसद संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन कर सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो अधिकारों में कटौती कर सके। तीसरा देखें, संसद ने नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने हेतु मौलिक अधिकारों में कटौती कर दी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को निरस्त कर दिया। इस कारण सरकार और न्यायपालिका के मध्य तनाव उत्पन्न हो गया। इसके बाद केशवानंद भारती के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। वर्ष 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया। व्यवस्था ये थी, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था, लेकिन वर्ष 1973 में सरकार ने वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, जिससे एक नया विवाद उत्पन्न हो गया संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच।
आपातकाल के दौरान संसद द्वारा निवारक नज़रबंदी कानून के अंतर्गत व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियां की गईं। इस कानून के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। अगला विवाद, आपातकाल के समय कई उच्च न्यायालयों ने निर्णय दिया कि आपातकाल के दौरान न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार कर सकते हैं, किंतु वर्ष 1976 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय को बदल दिया। इसे सर्वोच्च न्यायालय का सबसे विवादित निर्णय माना गया। यह निर्णय नागरिकों के विरुद्ध था। देखिए भाई, हम व्याख्या इतनी कर रहे हैं, पर आपको किताब से जाके और पढ़ना है, इसमें लिखना ज़्यादा है। व्याख्या तो हम इतना कर रहे हैं कि आप लिखने भर के लिए आपको सामग्री मिल जाएगी, पर व्याख्या ज़्यादा करना है। तो व्याख्या ज़्यादा करना है तो आप प्रश्न को देखें और किताबों में जाके पढ़ें। जब तक किताबों से नहीं पढ़ेंगे तब तक व्याख्या भरपूर आप नहीं कर पाएंगे। व्याख्या तो हम कर रहे हैं, पर आप प्रश्न को देखकर किताबों में भी जाके व्याख्या को देखें। आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न करना है अथवा है, भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए। भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए। तो भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखना है। तो ये सीरियल से एक निबंध टाइप का कि गठबंधन सरकारों का क्या प्रभाव है, गठबंधन सरकारों का कब से दौर चला। तो जब कोई दल लोकसभा में पूर्ण बहुमत ना प्राप्त कर सकने के कारण सरकार बनाने में असफल रहता है, तब वह दल अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। इसे ही गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन से तात्पर्य उस स्थिति से है जब चुनाव से पहले या चुनाव के बाद एक से अधिक दलों द्वारा आपसी सहमति से एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाता है। भारत में गठबंधन युग की शुरुआत 1989 यानी बीपी सिंह गवर्नमेंट 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई। इन चुनावों में जनता दल तथा अन्य क्षेत्रीय दलों ने स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण आपस में मिलकर राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण करा। राष्ट्रीय मोर्चे ने भारतीय जनता पार्टी व वाम मोर्चा के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। 1989-90 के मध्य गठबंधन सरकारों का जो दौर प्रारंभ हुआ, उसने गठबंधन की राजनीति के अंतर्गत विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों एवं राजनीतिक आंदोलनों को उभारने के लिए एक मंच प्रदान कर दिया। क्षेत्रीय दलों के गठबंधन को अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु उपयोग किया। जिस प्रकार वर्ष 1989 में इन दलों ने राष्ट्रीय मोर्चे में अपना सहयोग दिया, उसी प्रकार 1996 में पुनः इन क्षेत्रीय दलों ने अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति हेतु संयुक्त मोर्चे को भी अपना समर्थन दिया। भारतीय राजनीति पर गठबंधन के प्रभाव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के रहे। भारतीय राजनीति पर गठबंधन सरकारों का प्रभाव निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। भारतीय राजनीति में गठबंधन के दौर के शुरू होने के साथ ही केंद्र सरकार में भी अस्थिरता का दौर प्रारंभ हो गया। गठबंधन की अधिकतर सरकारें अस्थायी रहीं, जिससे भारतीय जनता एवं देश का विकास प्रभावित हुआ। गठबंधन सरकारों के प्रभाव स्वरूप ही केंद्रीय स्तर पर सरकारों की सर्वानुमति की राजनीति का युग आरंभ हो गया, क्योंकि अधिकतर दलों के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आम सहमति बन चुकी थी। केंद्रीय सरकार में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी गठबंधन के दौर में अधिक सक्रिय होने लगी। गठबंधन की राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावित होने लगे, जिसके कारण राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दे गौण हो जाते हैं। गठबंधन की राजनीति के कारण केंद्रीयकृत सत्ता की मनमानी को कम किया जा सकता है।
इस प्रकार 1989 के पश्चात केंद्र में 11 सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थीं अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर अल्पमत की सरकारें थीं, जो इन सरकारों में सम्मिलित नहीं हुए। ये बात 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, वर्ष 1996-97 की संयुक्त मोर्चा सरकार, 1998 से 1914 की राजग, वर्ष 2004 से 2009 संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर समान रूप से लागू होती है। यद्यपि 2014 से इस प्रवृत्ति में परिवर्तन आया और 2019 में भी जारी रहा तथा इसमें भी गठबंधन प्रवृत्ति दिखाई देती है, किंतु अपेक्षाकृत कमज़ोर रूप से प्रतीत हुई। तो गठबंधन के द्वारा ही केंद्रीय मुद्दे को गौड़ कर दिया गया और क्षेत्रीय मुद्दे को महत्व दिया गया और इस क्षेत्रीय मुद्दे के महत्व को इतना अधिक बढ़ाया गया कि हमारे देश के विकास को अवरुद्ध किया गया और क्षेत्रीय मुद्दों को बलवती किया गया। क्षेत्रीय मुद्दे हर वोटिंग में, हर मतदान में, हर चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे ही प्रभावी रहे और क्षेत्रीय मुद्दों पर ही सरकारों का गठन होना चालू हुआ और सरकारें अस्थिर होनी चालू हो गईं, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे पर सभी पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगीं और क्षेत्रीय मुद्दे हावी होते गए, केंद्रीय मुद्दे गौड़ होते गए। तो चलिए, हम इतनी व्याख्या कर चुके हैं और आप व्याख्या किताब में भी जाके करेंगे ताकि आप अच्छा नंबर लेके आएँ। तो थोड़ा जल्दी में, पर केवल प्रश्न ही नहीं बताया, उसकी व्याख्या भी किया हूँ, पर आप किताबों में जाकर अच्छे से और पढ़ें और व्याख्या करें। तो चलिए, इसी के साथ हम यहाँ पे इसका समापन करते हैं। अगले मॉडल पेपर में हम फिर मिलेंगे। ये मॉडल पेपर एक रविवार को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पढ़ता है, दूसरे रविवार को कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का, तीसरे रविवार को कक्षा 12 इतिहास का मॉडल पेपर, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर नागरिक शास्त्र, फिर इतिहास। इस तरह से हर तीसरे रविवार को 3 रविवार हाई स्कूल और 1 रविवार को हाई स्कूल, 2 रविवार को इंटर के नागरिक शास्त्र और इतिहास के मॉडल पेपर पढ़ेंगे। तो आप इन मॉडल पेपरों का सहारा लें और जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उनको जाके किताबों से ही पढ़ें, उनकी व्याख्या को किताबों से ही पढ़ें और अच्छा नंबर ले आएँ। तो चलिए, अब हम इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।